अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 6 दिन पहले फौज में आला तकरीरियाँ और तैनातियाँ हुई, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की थी। उन्हें कोर कमांडर पेशावर बनाया गया और उनकी जगह कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात किया गया। मगर हुकूमत या वज़ीर आज़म की तरफ से नए DGISI की तैनाती से मुताल्लिक़ खामोशी अख्तियार की गई, जिसके बाद क़यासराइयाँ होने लगी और सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। ये कहा जाने लगा कि नए DGISI की तैनाती से मुताल्लिक सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में इख्तलाफात हैं। यह क़यासराइयाँ भी होती रहीं कि नए DGISI की तैनाती में वज़ीर आज़म की मंशा शामिल नहीं है। फिर उसके बाद सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से सोशल मीडिया पर यह खबरें दी गईं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी है। इस दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमती अराकीन जो छोटी से छोटी खबर की फौरी तरदीद करते हैं, अपना झूठा सच्चा मौक़िफ़ देते हैं, वो इस दौरान या तो खामोश रहे या फिर कोई वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार करने से कासिर रहे, जिसकी वजह से क़यासराइयों में इजाफा होता रहा। सियासी गैर यकीनी बढ़ती रही, मुल्क भर में इस हवाले से चेमागोइयाँ होती रहीं और फिर अपोजिशन भी इस मामले में कूद पड़ी और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने इस पूरे मामले को मिसमैनेज किया है। फिर हुकूमती वज़रा मुतहर्रिक हुए, जिसके बाद गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और आज 6 दिन के बाद हुकूमत ने इस हवाले से एक पोजीशन ली कि नए DGISI की तैनाती होगी और ये तैनाती कानून के मुताबिक होगी। DGISI की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है और हुकूमत की इस पोजीशन ने गैर यकीनी की सूरत हाल को ज़ाइल करने के बजाय मज़ीद बढ़ा दिया। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं और ये पाकिस्तान की जो एक तारीख़ है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ बहुत लोग हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, मैं उनको ये बता दूं कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक़ है और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफ़ाक़ राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसीउल बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि SPR की प्रेस रिलीज़ जो 6 दिन पहले आई थी, अब तक वज़ीर आज़म ने उसके हवाले से नई DGISI की तैनाती की मंजूरी नहीं दी है और हुकूमत ये कह रही है कि यह मामला कानून के मुताबिक तय होगा। क्या हुकूमत नई तकर्री करेगी या फिर जिस तैनाती का ऐलान किया गया है उसका ही ऐलान होगा, ये सवाल अहम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फवाद चौधरी से सवाल पूछा गया कि कब तक मामला तय पा जाएंगे, पहले जिस नाम का ऐलान किया गया था वही नाम होगा या फिर कोई नया नाम सामने आएगा। तो सुनिए फवाद चौधरी ने क्या जवाब दिया। अगर ये मामला कब तक तय हो जाएगा और दूसरा ये कि क्या जो पहले DGISI की अनाउंसमेंट हुई है उन्हीं का तकर्रर होगा या कि आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जो है वो नई तकर्री होगी। मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि तमाम आईनी और कानूनी तकाज़े जो हैं इस ज़मन में पूरे किए जाएंगे। आज वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आमिर डोगर ने काबीना इजलास की कहानी बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कुछ अर्सा अपने ओहदे पर रहें। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स को बिठाया और उन्होंने तफसील से बात की और कुछ आपकी ज़ुबानी भी उन्होंने ये कहा कि मेरे आइडियल ताल्लुकात हैं जनरल बाजवा से और किसी भी आर्मी चीफ के और प्राइम मिनिस्टर के इतने आइडियल ताल्लुकात नहीं हो, वो आज तक जितने मेरे ताल्लुकात हैं। और ये भी कहा जैसे आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफगानिस्तान का इशू है और ज़ाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं। जनरल
फैज को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज वहाँ कुछ माह रह जाते, और ताकि सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना हो, ये बात उन्होंने कही मीटिंग में। और फिर जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि रात काफी तवील, कई घंटे मुलाकात हुई, कम बेश कितने घंटे की, तकरीबन काफी देर बात हुई, काफी घंटे लगे, तो 3-4 घंटे लगे प्लस माइनस। तो उसमें फिर ये चीजें सारी तकरीबन एक अच्छे माहौल में सेटल्ड हुई। और अब प्रोसेस ये होगा कि असम्बली वापस जाएगी, 3 या 5 नाम वहाँ से दोबारा नाम आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जी, थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर उसमें से एक नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर मंजूरी करके जी। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मामला जल्द हल हो जाएंगे, मगर सवाल ये उठता है कि अब तक ये मामला हल क्यों नहीं हुए। गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तवील मुलाकात भी हुई, और इस मुलाकात से पहले भी इतलात आई कि 3 अहम वज़रा मुतहर्रिक हुए, उसके बाद ये मुलाकात हुई, फिर आज काबीना इजलास भी हुआ, मगर इसके बावजूद भी अब तक मामला हल क्यों नहीं हुए। साथ ही हुकूमती पोजीशन ने फौज की जानिब से की जाने वाली दीगर तकरीरों पर भी इबहम पैदा कर दिया है। 6 अक्टूबर को जारी होने वाली ISPR के एलामिये के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DG ISI मुकर्रर किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब तक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कराची कोर का चार्ज नहीं छोड़ेंगे तो उस वक्त तक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद उनकी जगह कैसे ले सकेंगे, और जब तक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद अपनी जगह पर रहते हैं तो उस वक्त तक पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद उनकी जगह कैसे ले सकेंगे, और जब तक पेशावर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान अपनी जगह मौजूद रहते हैं तो उस वक्त तक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद नई पोस्टिंग का चार्ज कैसे संभालेंगे। ये वो सवालात हैं जो अपनी जगह बरकरार हैं, और ये मामलात एक ऐसी हुकूमत के दौरान सामने आए हैं जिसके रहनुमा खुद ये कहते रहे हैं कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। खुद वज़ीर आज़म कहते रहे हैं हुकूमत और फ़ौज एक ही पेज पर हैं। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन अरकान भी इन मिसाली ताल्लुकात को हसरत से देखते रहे। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई 20% या 30% भी माजी में किसी और हुकूमत को सपोर्ट मिली हो। कयास रईयां गर्दिश कर रही हैं आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात की खबर कल हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब ने दी थी कि मुलाकात आज होने वाली है, हो गई, आज हुकूमत ने बताई है। अब क्या हो रहा है? सलीम साफ़ी साहब और सीनियर साफ़ी आसमा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, कल आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मुलाकात आज रात हो जाएगी। आज फवाद चौधरी साहब ने बताया कि आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की कल मुलाकात हो गई, मगर आपने ये भी कहा था कि मसला हल हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि ये वज़ीर आज़म अथॉरिटी हैं और कानून के मुताबिक ही इसका नोटिफिकेशन होगा और ये तैनाती होगी। तो ISPR की तरफ से तो पहले ही प्रेस रिलीज आ चुकी, तैनातियों का ऐलान किया जा चुका। तो ये मामला कल की मुलाकात में हल हुआ है या हल नहीं हुआ है? क्या आपके ज़राए बता रहे हैं? मेरे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि एक प्रोसीजर पे इत्तेफाक हो चुका है, उसमें 1 दिन भी लग सकता है और मैक्सिमम 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन मामला जो था बुनियादी तौर पर उसके हल पे इत्तेफाक हो गया है। मतलब मगर अगर इत्तेफाक हो गया था तो आज सुबह समरी जाती, नोटिफिकेशन आता, सारी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है साफ़ी साहब वो ख़त्म हो जाती, फौरी तौर पर क्यों नहीं हो सका? ये तो शाहज़ेब, हाँ भाई, आप जो है ना नॉर्मल पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब का नया पाकिस्तान है जिसमें आप देखते हैं कि वो चेयरमैन नैब की तकर्री पे क्या होता है, वक्त आ जाता है कोई मुशावरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के मेंबरों की तकर्री पे क्या होता है, पिछली मरतबा आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन का क्या बना दिया। तो इधर तो सुबह एक वज़ीर, शाम को एक वज़ीर, तो उधर तो आदत ये पड़ी हुई है सुबह एक ब्यूरोक्रेट, शाम को दूसरा ब्यूरोक्रेट। तो मैं आपको लतीफ़ा लगेगा, लेकिन 6-7 महीने हो गए हमारे खैबर पख्तूनख्वा में वो अली अमीन गंडापुर के दबाव पे उनके भाई को वज़ीर बनाया गया है। उधर असद कैसर साहब अपने भाई को बनाना चाहते हैं, परवेज़ खटक साहब अपने बेटे को। तो इतने अरसे से उसको वज़ीर बनाया गया है और उसको अभी तक महकमा अलॉट नहीं हुआ है। तो ये बात आपकी ठीक है कि अगर इस हुकूमत में ये सलाहियत होती तो पहले तो ये तनाज़ा ही सामने ना आता, इसमें कोई तनाज़ा ही नहीं था।
तो ये अब कुछ उनका लाडलापन है, तो उसके लाडलेपन के या उनकी अना की मसाज के लिए कुछ चीज़ें होंगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पॉसिबली 1 से लेके 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन उसूली तौर पर मामला तय पा गया है और उस पे दोनों बड़ों का इत्तेफाक हो गया है और वही कुछ होगा जो ISPR के प्रेस रिलीज़ में था। आसमा, आपने इस मामले पर ज़ाहिर है तबसरा भी किया, लिखा भी है, ये बताएगा कि ये जो रिवायती नाअहली है हुकूमत की, जो मुख्तलिफ तैनातियों में नज़र आती रही है, ये उसी का मसला है या फिर मसला कुछ और है और वो मसला हल हो गया कल की मुलाकात के बाद, या फिर नहीं हुआ है, एक नोटिफिकेशन हो चुका, उसके बारे में अगर वज़ीर इत्तलात कहें कि जी कानून के मुताबिक होगा और वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है? जी देखिए, पहले तो अगर ये कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो हुकूमत ये इस्टेब्लिश कर रही है कि ये गैर कानूनी तरीका था जो कि अपनाया गया। तो पहले तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो हैरत है उसका इजहार होना चाहिए कि कौन सा ऐसा गैर कानूनी तरीका था जो कि इख्तियार किया गया। और प्राइम मिनिस्टर आज कैबिनेट में भी कहते पाए गए, इसका एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को भी इज्जत मिलनी चाहिए। और दूसरी बात सबसे अहम, लोग कह रहे हैं कि शायद कोई मसला नहीं है, तनाज़ा नहीं है, इसको क्यों बनाया गया। मेरे ख्याल में ये तनाज़ा बहुत वक्त के ऐन मुताबिक है वो इसको क्रिएट किया, क्योंकि इस हुकूमत के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे थे, इसकी कारकर्दगी के ऊपर है, इंतखाबात की तैयारी कही जा रही है, अगली इंतखाबात की चीज़ों का बताया जा रहा है और कमीशन के मामला है बाकी है। तो इस सूरत में एक नए बयानिए की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इस आज के इंसिडेंट जो कि तयशुदा है, बिल्कुल जैसे साफी साहब ने कहा ये मामला तय हो चुका था, ये इस नोटिफिकेशन इस SPR के प्रेस रिलीज से पहले बात हो चुकी हुई थी, ये अंडरस्कूप था, लेकिन ये तनाज़ा अब जब बनाया गया है नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को और ज्यादा इस तरह के मामले को बढ़ावा मिलेगा और एक नैरेटिव जो है वो रिप्लेस करेगा एहतसाब के उस नैरेटिव के साथ जिसकी की तदफीन हाल ही में एहतसाब बिल की सूरत में जो है ऑर्डिनेंस की सूरत में वो की गई है। तो लिहाजा हुकूमत को एक नैरेटिव चाहिए। आज के बाद से वो नैरेटिव जो सिविलियन बालादस्ती, वजीर आजम की इज्जत या वोट को इज्जत दो सकते हैं, वो नैरेटिव के साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में आ चुकी है। और हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हों जिससे कि प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी एक रिट है उसको ज़्यादा तक़वियत मिले और वो तक़वियत के लिए कोशिश भी करें। और अगर ऐसी सूरत में सियासी शहादत जिसके इम्कानात कम है, सियासी शहादत होती है या अगर कोई लॉन्ग मार्च के ज़रिए से या अपोजिशन की कोई तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से हुकूमत बरतरफ हो जाती है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा सकती है। अस्मा, मगर आप नहीं समझती कि या तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर वज़ीर आज़म कोई तसलसल चाहते थे या फिर रिप्लेसमेंट अपनी मर्जी की चाहते थे, उसकी वजह से मामला तूल पकड़ गया। वरना इस वक्त तो हुकूमत को सूट करता है कि वो ये दिखाए कि इदारों के साथ हम एक पेज पर हैं, ऑपोजिशन नहीं है, इसलिए हम ही एक बेहतरीन ऑप्शन हैं। आपके ख्याल में इस वक्त हुकूमत ये रिस्क लेगी कि नहीं, एक नया बयानिया है कि हम खड़े हैं और इस वक्त हम एक सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़े हैं, ये तो अपोजिशन वाला बयानिया हो जाएगा जिसके खिलाफ हुकूमत बाकायदा तौर पर एक बयानिया बनाए हुए। देखिए शाहजेब, अगर ये मसला नहीं बनना होता तो ये काबीना में नहीं आता। ये रात को ही मामला तय हो गया था। ये जिस तरह से 5-6 दिनों से छोटी छोटी बात के ऊपर 4-4 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, बल्कि उसके बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए से कोई हल्का फुल्का सा बयान हो जाता और उसके बाद ये तैनाती जो है ये हो जाती। मगर ऐसा नहीं हुआ। काबीना के अंदर इस मामले को रखा गया, इसके ऊपर राय ली गई, इसके ऊपर राय दी गई, इसके ऊपर बाकायदा जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के उनको कहा गया कि आप इन ये अल्फाज में, या जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर से पूछे बिना उन्होंने ये अल्फाज अदा नहीं किए कि वजीर आजम की अथॉरिटी होती है, वजीर आजम का इख्तियार होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में जो एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की जो बालादस्ती है उसके ऊपर बात की गई और ऐसे वक्त में और ऐसे तरीके से इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वजीर आजम की अथॉरिटी होती है आइन और कानून के तहत और इसमें कोई दो राय भी नहीं थी। लेकिन जिस अंदाज में अगर कल की मुलाकात जो हुई है, अगर हुई है उस मुलाकात में मामला तय पा गए तो उसके बाद ये बहुत बड़ा सवाल है कि फिर काबीना के अंदर वजीर आजम को ये कहने की ज़रूरत क्यों थी कि वजीर आजम के दफ्तर की भी एक जो है वो सेंटिटी है या उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, उसकी भी एक इज्जत है। तो मेरा ख्याल है कि ये मसला क्रिएट करने के लिए भी
आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो र्यूमर्स को हकीकत का जो रूप है वो दिया गया बाकायदा। कई दिन इन मौज़ूआत पे बात होगी और ना सिर्फ ये बल्कि पेंडोरा पेपर्स वाला मामला गोल हो गया, नैब ऑर्डिनेंस वाला मामला खत्म हो गया। वो जो पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल क्रंच और क्राइसिस आने जा रहा है उसके ऊपर बात अब नहीं होगी। अब तो कई दिन जो है वो यही मौजू रहेगा जब तक कि नोटिफिकेशन सामने आ नहीं जाता। साफी साहब, ज़ाहिर मुल्क जिस टाइम से गुजर रहा है, चाहे वो खारजा पॉलिसी के मामलात हों या मुआशी मामलात हों, अगर किसी चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता तो वो अदम इस्तेहकाम है। मगर जिस तरफ आसमा इशारा कर रही हैं उससे तो अदम इस्तेहकाम का ख़तरा बढ़ जाता है। आपके ख्याल में ये मसला हल हुआ है? और अगर हो गया था तो आज वाकई जो कह रही है कि काबीना में ना बात की जाती, या फिर फवाद चौधरी साहब को तो लफ्ज़ अदा करने आते हैं, वो बड़े आसानी से कह सकते थे कि मसला था ही नहीं सिरे से, खामखा के लिए आप लोग बातें कर रहे थे, खामखा के लिए सोशल मीडिया पर बहस जारी थी, मसला था ही नहीं। ये जो प्रेस रिलीज आई थी ISPR की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर उन्होंने बिल्कुल अलग बात की, कहा कि कानून के मुताबिक हल होगा, यानी कि प्रेस रिलीज वाला मामला सेटल नहीं हुआ। नहीं, एक तो ये कि मेरे ख्याल में काबीना में ये उस तरह अंडर डिस्कशन नहीं आई है कि कोई बाकायदा एजेंडे का आइटम हो और उधर प्राइम मिनिस्टर इसको एक मसले के तौर पर ले गया हो, बल्कि उधर सरसरी तज़किरा हुआ है और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ज़ाहिरी बातें अपनी पोजीशन बनाने के लिए और अपने आप को एक बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर साबित करने के लिए अब वज़ीरों के सामने इस तरह की रिवायती बातें की हैं। लेकिन साथ मेरी इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने उधर ये भी कह दिया है कि हमारा इस मामले पे इत्तेफाक हो गया है और ये मसला हल हो जाएगा। दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि ये वो मटीरियल ही नहीं है ये पार्टी कि जो वोट को इज़्ज़त दो या इस तरह के बयानिए के साथ सामने आ जाएं। और आपने देखा होगा कि इस पूरे अरसे में वो ज़रा जो कि किसी चीज़ को माप नहीं करते, वो तर्जुमान जिनकी लंबी लंबी ज़ुबानें हैं, तो कोई उस पर बात करने को तैयार भी नहीं था, वरना वो बात कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कोई और जानता है या नहीं जानता तो वो ख़ुद बखूबी जानते हैं कि उनकी कैबिनेट में या उनके आगे पीछे लोगों में असल में लोग किस तरफ देख रहे हैं। तो वो वक्त लग सकता है उस मामले में। लेकिन आसमा की ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए, असल रीज़न क़त्अन वो नहीं है जो हुकूमत की तरफ से तासुर दिया गया। और मुसीबत ये है कि जो असल रीज़न है कि जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने इस मसले को उलझा दिया, वो हम टीवी पे बयान नहीं कर सकते। और बहरहाल वो बन गया था। अब उनको एक फेस सेविंग चाहिए था, क्योंकि पहले से जिसको मुशावरत कहते हैं उस हद तक मुशावरत भी हो चुकी थी, उनके इल्म में भी था सारा मामला। और फिर जिस बंदे की आड़ प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं वो भी अपने इंस्टीट्यूशन के साथ जाके न सिर्फ ये कि अपना चार्ज लेना चाहते हैं जल्द अज जल्द, बल्कि इस मामले में वो शुरू दिन से वो भी ऑन बोर्ड थे। तो मामला कुछ और था, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी बुनियाद पे ये उलझा दिया। अब उनके लिए सिर्फ फेस सेविंग चाहिए थी। वो कल की नशिस्त में मेरे ख़्याल में उस फेस सेविंग का भी एक लाहे अमल बना दिया गया है, क्योंकि एक तरफ अगर एक बंदे की फेस सेविंग या अना का मसला था, तो दूसरी तरफ पूरे इंस्टीट्यूशन की वक़ार और डिसिप्लिन का मसला था, जिस पे तारीख़ हमें ये बता रही है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और फिर अगर मॉरली भी आप देखें तो मेरे ख़्याल में इंस्टीट्यूशन का पड़ला उस पे भारी था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास कई मौक़े थे कि अगर वो कुछ और चाहते थे तो उसको वाज़े अल्फाज में सामने ला सकते थे। और ज़ाहिरी बात है कि उस दूसरे फरीक ने हमेशा मगर इस सेटअप को जो रियायत जी। और साहब साहब, ये जो फिर मामला अगर हल हुआ है, मुझे फिर ये बताइएगा, क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब से सवाल किया गया कि जो पहले तैनातियाँ अनाउंस की गई हैं, DGISI की तैनाती अनाउंस की गई है, उसी तरह होगा, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका। तो फिर अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो तैनातियाँ ऐलान की गई थी उसी तरह होगा। जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर लगेंगे, इसके अलावा नदीम अंजुम साहब जो हैं वो DGISI लगेंगे, या कुछ और फैसला हुआ है? ये देखिए, फवाद चौधरी साहब उसकी वाज़े जवाब इसलिए नहीं दे सके कि ज़ाहिरी बात है उनको अपने प्राइम मिनिस्टर का पता है
कि भाई मेरे प्राइम मिनिस्टर को किसी भी वक्त किसी भी बुनियाद पे कोई भी उसकी दूसरी राय बन सकती है, उसको हिदायत आ सकती है, और आप फिर मुझे उस एरिया में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसका तसल्ली बख्श जवाब मैं उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक कि उस एरिया में ना जाया जा सके, और ना मैं जाना चाहता हूँ और ना शायद हम एफोर्ड करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि फवाद चौधरी साहब को एक तरफ तो जो हुकूमत का डिसीजन है वो सामने लाना था, और दूसरी तरफ उनकी नज़र में वो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का माजी भी है और उनकी मजबूरियां भी है, इसलिए उन्होंने क्लियर कट जवाब नहीं दिया। जो मेरी इत्तलात है और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, सरदस्त अगर बीच में दोबारा किसी साइड से वो नहीं हुई और प्राइम मिनिस्टर ने अपना माइंड चेंज नहीं किया, तो डिसीजन वही होगा जो पहले से है। अलबत्ता उसका जो प्रोसीजर है या जो कागज़ी रिक्वायरमेंट है उसमें 1 से लेके 3 दिन तक लग सकते हैं। अस्मा, आप भी समझती हैं कि जो फैसला अनाउंस किया गया था उसी के हिसाब से ही फैसला होगा? कानून के तहत अगर हुकूमत चाहती है कि जी एक समरी जाए, उसके बाद वज़ीर आज़म फैसला करें, फिर अनाउंसमेंट आए, वो होगा, मगर फैसला वही होगा जो हो गया था, और यही अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, जो बिल्कुल जो साफ़ी साहब ने कहा, हमारी इत्तलात भी यही है कि वज़ीर आज़म को पता था, उनको बताया गया था कि ये सब चीज़ें जो है हम इसको इस तरह से करेंगे, और जिस एरिया में साफ़ी साहब नहीं गए, मैं भी उस एरिया में नहीं जाती, और बच बचा के निकलते हुए आपको बताती हूँ कि ज़ाहिर है कि आखिरी वक्त पे वो अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई है, और इसके धचका लगा है, इदारों को भी धचका लगा है, और इदारे को बहुत सख्त धचका लगा है। ये पहली बार हो रहा है कि कोई नाम जो है वो गया है किसी अहम ओहदे के लिए और उसको बाद में रिजेक्टेड, अगर मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में कहूँ तो वो रिजेक्टेड का वर्ड जो है वो आज बिन कहे जो है वो कह दिया गया है, वो रिजेक्टेड हो चुका है। तो अब कानूनी तरीका इख्तियार करने के लिए किसी एक को तो पीछे हटना पड़ेगा। अगर इसी नाम के ऊपर इत्तफाक करके भी वो लेके आते हैं सामने, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि कल को प्राइम मिनिस्टर जो है उस मामले के ऊपर उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जिस तरह से उन्होंने पहले किया था। तो अब एक बदएतमादी की फिजा जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में वो आ चुकी है। वो एक सफ़ा जो पहले था जिस पे एक सी तहरीर थी, अब उस पे एक सी तहरीर नहीं है, और ये समझने की ज़रूरत है। इसी के तनाजुर में तमाम फैसले जो हैं वो करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई ये कहे कि वो बहुत नाइव हैं, तो नहीं, वो बिल्कुल पॉलिटिकली अपनी तमाम जो चीज़ें उनको देख रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, ये एक नया एंगल है, उसमें सेनेट का इजलास भी है और उसके अंदर वो नैब की इस्लाहात को भी लेके आएंगे, और कोरम के लिए भी वो कंसर्न हैं, और वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो लोग हैं वो एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अब देखना ये कि इसका जो फॉल आउट है वो क्या होगा, देखना ये कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है ये नोटिफिकेशन का मामला आज में कल में या 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाए, लेकिन ये इसके जो दूररस असरात पाकिस्तान की सियासत पे मुरतब होंगे वो बहुत अहम होंगे देखना। और ये कोई बहुत आसान बात नहीं होगी ये कहना कि एक दोनों जो थे वो उन्होंने बात से मुशावरत करके मामला तय कर लिया है। ये मामला अब तय हो गया है मगर तय नहीं हुआ है। तो अब ये पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो हुकूमत है उसको अब अपने जो कार्ड्स खेलने हैं। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगी कि काबीना के अंदर ये मामला आ जाने का मतलब ये है कि 50 लोग अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, और ये खबरें जो हैं ये जनरेट हो रही हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद इसको तवालत जो है वो भी मिलेगी। ये मामला इतनी जल्दी जो है नहीं जाएगा और इसके यकीनी तौर पर आफ्टर शॉक्स होंगे। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब की और अस्मा शराजी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नून लीग से पूछेंगे कि वो क्या सोच रही है वज़ीर आज़म के दफ्तर की। वो बात करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हसन अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी पूछेंगे कि वाकई मामला यहाँ से तूल पकड़ेगा या छोटी सी बात थी, ख़त्म हो गई है। एक ब्रेक के बाद आज काबीना के इजलास के बाद और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इत्तलात यही है कि मामला हल नहीं हुआ है। हालांकि ये कल मुलाकात हो गई थी, फिर खबरें आई कि मामला तय पा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हसन अब्बासी साहब, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, पहले आप बताइएगा, आप खुद साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, आज हुकूमत की तरफ से पोजीशन हुई है, वाज़ेह हुई है कि वज़ीर आज़म की अथॉरिटी है और कानून के मुताबिक ही ये काम होगा। आप समझते हैं वज़ीर आज़म कानून के तहत एक अथॉरिटी है, DGISI नॉमिनेट करें, जिसको चाहें करें, और हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? आपकी क्या राय है?
देखिए, ये हुकूमत ने क्या कहा है मुझे तो इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हुकूमत को कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उनकी क्या अथॉरिटी है या नहीं है। ये कोई नई चीज नहीं है कि जो आर्मी के अंदर जो चेंजेस होती हैं या पोस्टिंग्स होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये एक रूटीन काम है। इसको खामखा कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर दिया गया। मेरी समझ से ये मामला बाहर है, लेकिन ये हुकूमत का खाता है कि ये शख्सियात की बात करते हैं, ये इदारों की बात नहीं करते। ये पहले दिन से यही काम है। नैब के अंदर भी यही हुआ। आज फौज के मामला को भी ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है। जो कुछ पंजाब में करते रहे हैं, जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट में चेंजेस करते रहे हैं, जिस तरह सेक्रेटरी और आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं, तो ये मामला उस तरह नहीं है। फौज का अपना एक निज़ाम है और वो अपनी तकर्रियाँ और पोस्टिंग वो खुद करते हैं। सब ज़ाहिर है इसके हवाले से, क्योंकि एक प्रेस रिलीज आ चुकी थी, नामों की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। अब अगर हुकूमत कह रही है कि ये मामला अब हल हो जाएगा, इसका मतलब हल नहीं हुआ, तो अगर आप वज़ीर आज़म होते तो क्या आपकी क्या पोजीशन होती? आप ना चाहते कि अगर DGISI का आप तसलसल चाहते हैं या नहीं चाहते? नया DGISI आप कौन सा चाहते हैं? अपनी मर्जी से चाहते हैं, नहीं चाहते? ज़ाहिर हुकूमत तफसीलात नहीं बता रही है, मगर आपकी क्या राय होती? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मामले शख्सियात पे इनकी बुनियाद नहीं होती। ये आर्मी चीफ की चॉइस होती है कि कौन सा अफसर कहाँ जाएगा। तो अगर फौज को जरूरत है एक अफसर की किसी जगह पे, तो उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। यही निज़ाम हमेशा से रहा है। अच्छा, हुकूमत आप लोगों पर तनकीद भी कर रही है कि आप लोग CV लेकर खड़े हो गए हैं। शेर पढ़ रहे हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, और वो एक ही पेज पर हैं और एक ही पेज पर थे, वो ये कह रहे हैं। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो कोई इसमें एतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क सारा एक पेज पर रहे। तो ज़ाहिर है मुल्क का बड़ा नुकसान होगा इस सूरत हाल में अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मगर फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मोदी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने फौज को नुकसान पहुंचा दिया। तो ये इस किस्म के बयानात भी दिए जा रहे हैं। जी, ये दुरुस्त बात है कि अगर आज फौज की पोस्टिंग से मामलात भी पब्लिक स्पेकुलेशन का हिस्सा बन जाएं, उन पर हर TV शो पर बात हो रही हो, तो फौज तो कमजोर होती है ना। जब भी वो बातें जो एक अंदरूनी मामला होता है किसी इदारे का, जब वो पब्लिक डोमेन में डिबेट का हिस्सा बन जाएं, तो फिर यकीनन वो इदारा कमजोर होता है। तो नहीं, वैसे फिर अच्छा होगा ना कि डिबेट कम हो जाए और ये मसला हल हो जाए और इस्तेहकाम एक नजर आए, बजाय इसके कि क़यास राइयां और ज्यादा इससे पैदा हो। देखिए, पहली बात है कि मसला है क्या। अगर फौज ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की है तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म को दखल अंदाजी की क्या जरूरत है? ये बड़ी सीधी सी बात है। जो पोस्टिंग होती हैं वो आप मर्जी के अशखास नहीं लगा सकते। वो जो शख्स भी वहां पर लगता है वो एक क्वालिफिकेशन के साथ आता है, उसमें आपकी चॉइस जरूर होती है कि कौन लगे या ना लगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो तबादले फौज ने किए हैं उनको तब्दील किया जाए या उनके अंदर मेरी मनपसंद शामिल हो। ये मामला इस तरह होते नहीं है। ये मामले फौज की ट्रांसफर पोस्टिंग पिछले 74 साल से हो रहे हैं। उसका एक निज़ाम बना हुआ है, उसमें आप मुदाखलत करना चाहते हैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म, तो ये आपका ओहदा शायद इसकी इजाज़त आपको देता हो, लेकिन इसकी प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। जनरल साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है फ़ौज के अंदरूनी मामलात को आप बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। ये जो प्रमोशंस होती हैं, ये तकरीरियाँ होती हैं, तबादले होते हैं, एक प्रेस रिलीज आई, उसके तहत बता दिया गया कि कौन कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, किसको कौन सा ओहदा मिला है। मगर अब हुकूमत ये कह रही है कि कानून के मुताबिक होगा, वज़ीर-ए-आज़म की अथॉरिटी है, नोटिफिकेशन इशू हो चुका। आप किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, गलतफहमी कहीं ना कहीं जरूर है जिसकी वजह से ये इतनी कंट्रोवर्सी बन गई है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है हज़रत साहब, मैं बताता हूँ आपसे कि DGISI को चेंज अगर करना है, चूंकि इख्तियार ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है, तो चीफ चले जाते हैं उनके पास, कहते हैं जिसको चेंज करना है इसकी वजूहात हैं। प्राइम मिनिस्टर से एग्री कर जाए, ठीक है, ना एग्री करें तो चीफ वापस आ जाएंगे। अगर एग्री कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे अगला कौन होगा। ये उसमें जो चंद एक नाम जो अवेलेबल होते हैं चीफ आर्मी जो समझते हैं कौन से होंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रख देते हैं। प्राइम मिनिस्टर को उनमें से कोई पसंद नहीं आता, समझते हैं कि ठीक नहीं है, कुछ और नाम चले जाते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर फाइनली किसी नाम पे एग्री कर जाते हैं तो वापस आके, क्योंकि वर्बल इतने सीनियर लेवल बात हो चुकी हुई होती है, तो ISPR उस पर पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर दी गई उसके ऊपर। अब इसके बाद जो प्रोसेस है कि फाइल चलेगी, कहाँ पहुंचेगी, साइन होगी, खत्म हो जाए। अब इसमें मैं नहीं समझता कहीं ना कहीं जो कोई इतना बड़ा मसला होना चाहिए था। अभी हुआ क्या है मसला, अगर इस प्रोसेस को आप देखिए
तो मैं तो ये समझता हूँ बड़ा सिंपल प्रोसेस था, ये एक घंटे से ज्यादा काम नहीं था। अब इसको लटका दिया गया तो कहीं मसला तो जरूर हुआ है। मेरे अपना जो जाती नुक्ता नज़र इसमें यह है कि एक तो इससे हुकूमत का भी नुकसान है, फौज का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है। जिस तरह भी खाकाना भाई सफर मारे थे, बिल्कुल सही बात की उन्होंने। फौज के अंदरूनी जो मामला हैं, जहां तक कोर कमांडर की पोस्टिंग का ताल्लुक है, वो आर्मी चीफ का स्वाबदीद है। उसमें चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है वो दखल नहीं देते और देना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन किस पे कैसे जगह और कौन कहाँ पे फिट बैठता है इसमें। तो इसलिए DISI की जब एग्रीमेंट हो गया था, उसके बाद नोटिफिकेशन इशू करने के लिए मिनिस्ट्री डिफेंस ये इशू कर देता प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल लेकर, और अगर इसमें कहीं कोई सुकम रह गया था तो पूरा कर दिया जाता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने इसको जितना सिंपल प्रोसेस है, इसमें ना तो कोई आइन का मसला है, कहीं ना कोई कानून का मसला है। हर आदमी को ये पता है, फौज में हर चीफ आर्मी साहब को पता है कि DISI का तकर्रर स्वाबदीद है प्राइम मिनिस्टर की, बस पीरियड। उसके अलावा उसकी इजाजत के बगैर तो हो नहीं सकता ये। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मसला शायद फौज की तरफ से नहीं है, कहीं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी किस्म का कोई मिसहैंडलिंग हुई है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो इशू है, इसको जो इशू तो खैर मैं कहना चाहता ही नहीं इसको, ये जो मसला था, ये प्रॉब्लम था, इसको हमने आराम से बैठ के हल कर लेते। ये बैठ के ठीक है जी, ये प्रोसेस की यहाँ गलती हो गई है, इसको ठीक कर लें, आप मुझे लिस्ट भेज दें, मैं उसमें एक आदमी नाम टिक कर दूंगा, आगे प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। एक ये भी बीच में रह गई। एनीवे आई फेल टू अंडरस्टैंड तो सब तो जनरल साहब, यानी कि ये आप कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है कि जो तैनातियां हुई और जो DGISI का नाम भी अनाउंस हो गया और तब्दीलियां भी अनाउंस हो गई, ट्रांसफ़र भी अनाउंस हो गई, कि ये वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर हुई हो कि DGISI अब ये होंगे और वज़ीर आज़म के इल्म में लाए बगैर और वज़ीर आज़म से नाम अप्रूव कराए बगैर इस तरीके से प्रेस रिलीज आ गई हो। आप ये कह रहे हैं मुमकिन नहीं है? जी मुमकिन नहीं है, क्योंकि स्वाबदीद वज़ीर आज़म की है ना, चीफ की स्वाबदीद नहीं है इसमें। सब तो फिर आज अगर चीफ से उनकी मुलाकात हो गई थी कल 3 घंटे की, तो आज फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आ सकता था, सुबह सबरी मूव हो जाती। आज भी कहा गया कि कानून के मुताबिक होगा, तो फिर क्यों डिले होगा आपके ख्याल में? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अपने जो मैनेजमेंट का इशू था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को शायद सही तरीके से ब्रीफ भी नहीं किया गया कि मामला क्या है, इसका हल का तरीकाकार क्या है। इतनी देर जो बातचीत हुई है, ये सिर्फ मेरा ख्याल DGISI की पोस्टिंग के मसले बात तो नहीं हुई होगी, क्योंकि वो तो एक 15 या 20 मिनट का काम है उसमें। अगर वो चेंज भी करवाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ये तो और मसाइल भी होंगे इसमें। लेकिन ये रात को जो मुलाकात के बाद सुबह पहला काम ही होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक स्टेटमेंट इशू हो जाती कि दिस इज DGISI अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसकी पोस्टिंग ऑर्डर इशू हो जाएगा, सर खत्म। और सब, और अब आपको लगता है कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा या अभी ये इशू प्रोलॉन्ग हो सकता है? ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कयास सराइयाँ हो रही हैं और मुल्क इसका नहीं मुतामिल हो सकता, मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए इस वक्त। जी खास तौर पर इस वक्त आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इस वक्त तो किसी किस्म की जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे आकर। खास तौर पे DGISI जो बहुत अहम किस्म के मामलात में ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व होते हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि रात तक ख़त्म कर देना चाहिए। मेरी तो दरख्वास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यही होगी, क्योंकि देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव की ये जिम्मेदारी भी है कि इस किस्म के मामलात में जो अननेसेसरी स्पेकुलेशन हो रही है वो ख़त्म करने के लिए सिर्फ कैबिनेट मीटिंग काफ़ी नहीं है, वो इनके बाद में अहकाम जारी करें, ख़त्म करें इसको। और सब, और जो बाकी तकरीरियाँ हैं जो ज़ाहिर इस ओहदे से मुंसलिक हैं, अगर कोर कमांडर कराची DGISI लगेंगे तो फिर कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर कराची लगेंगे, NDU का ओहदा खाली होगा, फिर अगर पेशावर कोर खाली होगी तो जनरल फैज़ पेशावर कोर जाएंगे, तो सब उस वक्त तक रुकी रहेंगी जब तक ये एक नहीं हो जाता मामला तय। जी मेरा ख्याल इसमें देखो ना काफ़ी एक सर्कल इन्वॉल्व है इसमें, तो जब तक ये मूवमेंट नहीं होती उस वक्त तक तो ये मामला लटका रहेगा इसमें। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी थी फवाद चौधरी साहब को मौक़िफ़ देने के लिए हुकूमत का, वो नहीं आए। बहुत सारे मुतादिद हुकूमती वज़रा को दावत दी, वो भी नहीं आए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे। नैब का नया तरमीमी ऑर्डीनेंस सामने आने के बाद बड़ी तादाद में मुल्ज़िमान एहतसाब अदालतों से रिलीफ के लिए रुजू कर रहे हैं। मुख्तलिफ दरख्वास्तों में मुल्ज़िमान का मौक़िफ़ है कि तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी होने के बाद मुतल्लिका केसेस में नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो गया है, इसलिए रेफरेंसेस खारिज कर दिए जाएं। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में निजी रेफरेंस की समाअत के दौरान भी रेफरेंस में नामज़द शरीक मुल्ज़िमान ने तरमीमी ऑर्डीनेंस की बुनियाद पर अपने खिलाफ रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की, मगर नैब प्रोसिक्यूटर ने इसकी मुखालफत करते हुए यह मौक़िफ़ अख्तियार किया
कि काबीना के फैसलों को नैब से जो इस्तिस्ना दिया गया है उसका इतलाक 6 अक्टूबर 2021 के बाद होगा। यानी नैब के मुताबिक 6 अक्टूबर के बाद के काबीना फैसलों को ही तरमीमी ऑर्डिनेंस की रूह से इस्तिस्ना हासिल होगा। एहतसाब अदालत ने इस मामले पर नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अहम बात यह है कि रेफरेंस के मरकजी मुल्जिमान शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने नए नैब ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रिलीफ लेने की दरख्वास्त नहीं की है। तहम नैब के हालिया मौक़िफ़ के बाद यह बहस छिड़ गई है कि 6 अक्टूबर से पहले लिए गए काबीना फैसलों से मुताल्लिक नैब केसेस का क्या बनेगा। वो केसेस जो अभी ज़ेरे समाअत हैं, गुज़िश्ता हुकूमतों के हैं, उन पर फैसला होना बाकी है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक मौजूद है। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने सुना नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़, क्या दुरुस्त है कि 6 अक्टूबर से पहले के केसेस में रिलीफ नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा? देखिए, ये इस तरह का जो दलील देना है, मेरे ख़्याल में ये कानून को ना समझने की वजह से हुआ है, वरना कानून बुनियादी तौर पर अपने लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह है। इस कानून में कहीं भी ये सवाल नहीं पैदा होता कि रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। उसकी वजह ये है कि बिलअमूम ऑर्डिनेंसेस में ये सवाल छोड़ दिया जाता है कि उसका इतलाक़ कानून का वो मौजूदा जो हालिया केसेस चल रहे हैं उन पर होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये सवाल पैदा हो जाया करता है कि उसका पहले वाले केसों पर होगा या दूसरे वालों पर नहीं होगा। लेकिन ये कानून है, इसमें ऐसा कोई भाम नहीं है। इस ऑर्डिनेंस में एक स्पेसिफिकली प्रोविजन डाली गई है जो दफ़ा 4 उसकी सब सेक्शन 3 है। उसमें यह कहा गया है कि अपॉन दी कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, जो ही ये ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हो जाएगा, उसके बाद आगे क्या होगा, तमाम ऑल पेंडिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रायल्स और प्रोसीडिंग्स शेल स्टैंड ट्रांसफर्ड। यानी वो सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, इंक्वायरियां हैं, ट्रायल हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? द डिपार्टमेंट्स, द अथॉरिटीज़ एंड द कोर्ट्स कंसर्न। जो भी कंसर्न मुतलका अदालतें होंगी वहाँ वो केस चले जाएंगे। इसलिए इस कानून ने तो कोई ऐसा इबाम छोड़ा ही नहीं। दफ़ा 4 इसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। और खजाना साहब, इसमें एक दूसरी और बात भी है, वो ये है कि ये जो सवाल पैदा हुआ करता है, जो एप्लीकेशन यानी इतलाक़ कानून करने वाली प्रोविजन है, ये बुनियादी तौर पर कानून में ये समझी जाती है प्रोसीजरल यानी ज़ाब्ता कार की दफ़ात हैं। और ज़ाब्ता कार की जो दफ़ात हुआ करती हैं, प्रोसीजरल जो दफ़ात हुआ करती हैं, उनके बारे में वैसे भी ये ज़ाब्ता ये है कि उनका इतलाक़ जो है वो पहले पेंडिंग जो केसेस हैं उन पर भी हुआ करता है। और उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो उनका इतलाक़ जो है वो माजी में जो दायर शुदा केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, जो चले आ रहे हैं, उन पर इनका इतलाक़ नहीं होगा। तो इसलिए मेरी नज़र में ये दफ़ा 4 जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। पिछले कानून जो आया था नैब का ऑर्डिनेंस, उसमें इस तरह की प्रोविजन नहीं थी, टैक्स के बारे में थी। बाकी जो दफ़ा 6 में जो तरमीम की गई थी, मिस यूज़ ऑफ इख्तियारात के, नाजायज़ इख्तियारात के इस्तेमाल के बारे में जो प्रोविजन थी, उसकी हद तक वो प्रोविजन नहीं थी। तो उसके बारे में एक सवाल पैदा हो गया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इसका इतलाक़ है या प्रोस्पेक्टिव है, यानी माजी के मुकदमात में है या आने वाले मुकदमात में है, वो एक सवाल था। लेकिन आज जो ये ऑर्डिनेंस है उसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है, ये इबहाम दूर कर दिया गया है। कानून में वाज़ेह तौर पर यह शिक्ष मौजूद है। इसलिए इस तरह का सवाल उठाना कि 6 अक्टूबर के बाद होगा या पहले होगा, मेरा ख्याल है ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। ये कानून खुद वाज़ेह है और ये एक आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन इस आर्गूमेंट की कोई कानूनी हैसियत नज़र नहीं आती। तो फिर ऑर्डिनेंस के तहत जिसका रिलीफ बनता है उसे मिलेगा कैसे? वो अदालत से रुजू करे तो रिलीफ मिल सकता है? खदात साहब, इसमें एक तो बड़ी अहम बात यह है कि ये जो आपने सवाल किया ना, रिलीफ मिल सकता है, इसमें एक तासुर ये है कि लोग खुद एप्लीकेशन देंगे। मैं इससे एक कदम आगे सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कानून ये कहता है कि शेल स्टैंड ट्रांसफर्ड, यानी अगर ये ऑर्डिनेंस है तो इस ऑर्डिनेंस ने कह दिया कि जो ही ये कानून नाफिज होगा उसके फ़ौरन बाद ये सारे केसेस ऑटोमेटिकली शेल स्टैंड ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, यानी अपनी अपनी अदालतों में चले जाएंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ किसी साइल को, किसी मुल्जिम को तो ये दरख्वास्त देने की जरूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए। ये एहतसाब अदालतों को या पाकिस्तान की आला अदालत जहां जहां ये केसेस पेंडिंग हैं उनको बजाते खुद ये सवाल उठाना चाहिए कि अब क्या हमारा दायरा इख्तियार रह गया है इन केसों को सुनने का। ये खुद इस चीज़ का, क्योंकि हर अदालत अपनी जुरिस्डिक्शन को तय करने की वो खुद पाबंद है। हर जज इस बात का पाबंद है कि जो उसके सामने केस पेंडिंग है उस केस को देखे कि क्या वो उसको सुनने का इख्तियार रखता भी है कि नहीं रखता। और ये कानून अब इस तौर पर बिल्कुल वाज़ेह है कि जो चीज़ें इस कानून में दे दी गई हैं अदालतें उसके बारे में खुद फैसला करें। खुद एक्यूज़ को और
प्रोसिक्यूशन को ये कहें कि हाँ भाई बताएं, हमें असिस्ट करें कि अब क्या इस केस को हम सुन भी सकते हैं कि नहीं सुन सकते, और उसके बगैर इन प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए अब हर केस का जिस पर ये दफात लागू होती हैं, ये अदालत की अपनी जिम्मेदारी है जो इंसाफ देने के लिए जो पाबंद है कि वो इस चीज़ को देखे कि उसको इख्तियार समात इन केसों में हासिल है कि नहीं है। इसलिए किसी की दरख्वास्त की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, और नैब को भी अब इन चीज़ों को तय कर लेना चाहिए कि जो अगर वो नैब इस ऑर्डिनेंस को मानता है और इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम करता है, और यकीनन ये तस्लीम करेगा क्योंकि नैब तो इस ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, चेयरमैन नैब तो इस ऑर्डिनेंस के तहत ही जो है वो अपनी मुद्दत आगे जारी रख सकेंगे। तो अगर ये ऑर्डिनेंस है फिलवाक़े और नैब का वजूद इस ऑर्डिनेंस के तहत बरकरार है, तो फिर नैब को भी ये तय करना चाहिए कि अब हम इन केसेस की जो इस ऑर्डिनेंस के जरिए आ गए हैं, अब हम उन केसेस की मुखालफत नहीं करेंगे और आज खुद उन केसेस को, बल्कि यहाँ एक प्रोविजन ये भी है कि जो नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल है और नैब के जो चेयरमैन हैं, ये दोनों इन तमाम केसेस का जायजा भी लेंगे और जिन केसों में गलत तौर पर प्रोसिक्यूशन शुरू की गई है उन केसों को जो है वो विड्रॉ भी करेंगे। ये भी इस ऑर्डिनेंस के तहत इनकी जिम्मेदारी है, इसको अदा करें। तो कम से कम मैं नहीं समझता कि जो ऑर्डिनेंस के तहत जेन्युइन केसेस आ रहे हैं, जो उसकी जो जिनको बेनिफिट्स मिल सकता है, उसको पहले मरले पर अदालत को और दूसरे मरले पर नैब को इसको तस्लीम करना चाहिए, बाद में जाके मुल्ज़िम की। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये खानदादा साहब कि मुल्ज़िम अदालत, पिछला ऑर्डिनेंस में भी यही हुआ कि साइल दरख्वास्तें देते गए और वो एक शटल कॉक की तरह एक दरख्वास्त कभी चेयरमैन नैब के पास जा रही है, कभी अदालत के पास जा रही है, कभी आ रही है, और सवाए 2-4 बड़े केसों के बाकी किसी को भी रिलीफ नहीं मिल सका। वो केस उधर ही पड़े रहे और वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया पार्लियामेंट। अब इस ऑर्डिनेंस के साथ कम से कम ये नहीं होना चाहिए। जिस ऑर्डिनेंस का अगर मकसद ठीक था और जेन्युइन था, तो फिर अगर नेक नियति पर था, तो फिर इसका वो नेक नियति वो नज़र आनी चाहिए और उसका इतलाक नैब भी करे, हुकूमत भी संजीदगी साथ करे और अदलिया भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी इसकी इतलाक के हवाले से जो आइन की, जो कानून की पाबंदी है वो सब पर लाजिम है, उसका नज़र आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने सुनी। आज प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।